किया दिल के अरमान नालियों में बह गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं, कोई आप संपत्ति नहीं बेचेंगे, कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। और जो इस बीच में बहस हुई है, जो कपिल सिब्बल ने तर्क रखे, बाकी लोगों ने तर्क रखे, वो लाजवाब थे। उन्होंने कहा ये एक विधेयक नहीं है, ये एक रिवायत है, एक विश्वास है, एक भरोसा है। मतलब जो लॉजिक था वो बहुत ही मार्वलस लॉजिक कहूँगा मैं, और ये साबित कर रहा था कि सरकार किस तरह से कितना गलत कानून लेकर आई है एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए। आपको क्या लगता है कि 1 हफ्ते के बाद, जो शायद 1 हफ्ते का ही टाइम है, उसके बाद क्या फैसला आएगा? क्योंकि अभी तक की जो कमेंट हैं, जो टिप्पणियाँ हैं, सीजेआई साहब ने कहा कि हम जब जज यहाँ बैठते हैं तो किसी समुदाय के नहीं होते वो लोग। अब वो बहुत अच्छी टिप्पणी है कि काश चंद्रचूड़ को ये बात समझ में आती, बाद में जो गणेश जी की आरती कराने के लिए प्रधानमंत्री उभर बैठे थे, या उन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को समझ में आती जो मनचाहे फैसले देकर राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन खन्ना साहब की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि जब जज बैठते हैं तो किसी धर्म के नहीं होते, वो न्याय के लिए होते हैं। क्या लग रहा है आपको, अब ये जो अगली तारीख होगी उस पे क्या फैसला आ सकता है? देखिए, अगली तारीख थोड़ी-सी दूर है, 5 मई का दिन मुकर्रर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 5 मई का। 5 मई में अभी मैं मान सकता हूँ कि कम से कम 15 दिन से 16-17 दिन हैं 5 मई में। जी, जी, 1 हफ्ता मैं गलत कह रहा था, 5 मई जी, है हाँ, अभी। 5 मई का दिन मुकर्रर किया है और इसके पहले ही सरकार की तरफ से उस 5 मई के दिन के क्या क्या असर होने वाला है, उसकी तमाम प्रतिक्रियाएँ आने लगी हैं। जो संयुक्त संसदीय समिति थे, उसकी बागडोर श्री जगदम्बिका पाल के हाथों में दी गई थी। वरिष्ठ सांसद हैं, पहले सारी ज़िंदगी कांग्रेस में गुज़री है, अभी 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर वक़्फ़ कानून में कोई भी गड़बड़ निकली, तो मैं सांसदी से इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो पहली गाज तो उनके ऊपर गिरेगी। उन्होंने खुद ही कह दिया है कि कोई भी गड़बड़ निकली तो मैं सांसदी से इस्तीफ़ा दे दूँगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उपराष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले वाले एक दूसरे फैसले को जो तमिलनाडु के राज्यपाल के संदर्भ में दिया है, उसमें उपराष्ट्रपति ने एक ऐसा बयान दिया है जो अपने आप में हैरत अंगेज है। वो बयान ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एटॉमिक मिसाइलें हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ आणविक मिसाइलें हैं जिसने उन्हें जिन मिसाइलों को उन्होंने राष्ट्रपति के पद के ऊपर और संवैधानिक पद के ऊपर और चुनी हुई सरकार के ऊपर दाग दिया है। अच्छा, इसी तरह का केरल के राज्यपाल ने भी एक बयान दिया है। इस वक्त पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और हिंदुत्व की सारी राजनीति एक पाले में खड़ी है और दूसरे पाले में सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। तमिलनाडु के राज्यपाल के ऊपर जो बयान आया है, राज्यपाल के बारे में जो फैसला आया था, उस फैसले के बारे में प्रतिक्रियाओं का मैंने आपने ज़िक्र किया और यही बातें, इसी तरह की बातें उस समय भी उठेंगी, जबकि जैसा हम लोग समझते हैं, हमारा अंदाज़ है सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा इस वक़्फ़ बिल के ऊपर। देखिए, सरकार की मुख्य दलील क्या है? सरकार की मुख्य दलील क्या है कि वक़्फ़ कोई धार्मिक मसला नहीं है। वक़्फ़ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक संस्था है और उस सांविधिक संस्था में सरकार कानून बनाकर बदलाव कर सकती है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के पास अधिकार है। ये एक कई पुराने रिटायर्ड न्यायमूर्तियों ने खासतौर से जस्टिस इकबाल अंसारी ने, जो कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, न्यायमूर्ति अंसारी ने, कि मुझे पक्का मुझे, मुझे मैं इस बात को मानता हूं कि केंद्र के लोकसभा के पास इस प्रकार के अधिकार हैं कि वो वक्फ के बंदोबस्त में परिवर्तन कर सके। लेकिन परिवर्तन करते समय उसे ध्यान रखना होगा कि ये एक ऐसी सांविधिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी एक अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने की है। इस प्रकार की संस्था हिंदू धर्म में भी कोई नहीं है। इस प्रकार की संस्था ईसाई धर्म में भी कोई नहीं है। यानी है तो ये एक सांविधिक संस्था जिसको सरकार नियुक्त करती है, केंद्रीय कानून द्वारा और राज्यों के कानून द्वारा इसका संचालन होता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या है?
इसकी ज़िम्मेदारी के दायरे में अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक संस्थाएँ हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, मदरसे हैं, ये सब हैं उनके। यानी इस वक्फ नामक संस्था का पूरा कामकाज संविधान द्वारा दिए गए उस अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो कि उसने अल्पसंख्यक समुदायों को दिया है, कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी धार्मिक संस्थाओं की अपनी तसल्ली के मुताबिक देख-रेख कर सकते हैं, उनका बंदोबस्त कर सकते हैं और उसमें किसी का कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और दूसरे किसी समुदाय का हस्तक्षेप नहीं होगा। जो कपिल सिब्बल हैं या अभिषेक मनु सिंघवी हैं, इन सब लोगों की दलील ये है कि आप संविधान ने अल्पसंख्यक समुदायों को जो अधिकार दिए हैं, ये कानून उन अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसी के साथ दूसरी दलील ये है कि संविधान ने न्यायिक अधिकारियों को, जुडिशियल ऑफिसर्स को जो अधिकार दिए हैं कि वो एक फैसला दे और जिसका रिव्यू, जिसकी समीक्षा केवल दूसरा जुडिशियल अधिकारी ही कर सकता है, ये उसका भी उल्लंघन करता है, क्योंकि ये इसका अधिकार उसने एक 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 कार्यपालिका के अधिकारी को दे दिया है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया है। तो ये मुझे लगता है कि ये दो बुनियादी पायदान हैं, जिन मुकामों पर खड़े होकर इस पूरे मसले में बहस होगी। और अभी तक जो कॉमन सेंस से, सामान्य ज्ञान से बात समझ में आई है, सुप्रीम कोर्ट तकरीबन वैसी ही उसी उसी प्रभाव का फैसला करने वाला है जैसा उसने तमिलनाडु के राज्यपाल के मसले पे दिया। और ये लड़ाई, मतलब चुनी हुई सरकार और उसकी जो संस्थाएं हैं, उसके नियंत्रण में जो संस्थाएं हैं, वो बनाम न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका के बीच की लड़ाई अब ऐतिहासिक, गहरी, लंबी और बहुत ही निर्णायक किस्म की होने वाली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं एक और अभी बात बता दें, उनकी विचारधारा ने बार-बार इस चीज़ की चुगली खाई है, बार-बार इस चीज़ को बताया है, चुगली खाई है कि वो उस कोर्ट का सम्मान नहीं करती। बाबरी मस्जिद के सवाल पर उन्होंने कभी भी कोर्ट का सम्मान नहीं किया। जब उनके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोर्ट के सामने हलफनामा पेश किया कि वहां पर केवल शांतिपूर्ण कार सेवा ही होगी, बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया तो उनको वहां पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 दिन की सजा दी, कल्याण सिंह जी को। कल्याण सिंह ने बाहर निकल क्या वक्तव्य दिया 1 दिन की सजा काटने के बाद में? उन्होंने वक्तव्य दिया कि हम तो हिंदुत्व के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है न्यायपालिका वगैरह। आस्था का प्रश्न है, कोर्ट से कैसे विनियमित कर सकता है, तो आस्था का सवाल है। भाई अगर आस्था का प्रश्न है तो आप संवैधानिक पदों को मत लीजिए, सही बात है, भजन करिए। भजन कीजिए, आस्था पूरी कीजिए। अगर आप संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, तब तो आपको संविधान की कसौटियों पर कसी जाने वाली समीक्षा के सामने सिर झुकाना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। लॉजिक वाली बात है। आप कसम खाते हैं, संवैधानिक पद पर आते हैं, संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं और उसके बाद ऐसे कारनामे करते हैं। मैं बड़ी मजेदार बात बताऊँ कि आपने जो कहा कि जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे। लखनऊ में एक शहीद पद बना हुआ है। जी, जगदम्बिका पाल सारी वक़्फ़ की संपत्तियों को जी, सरकार के कब्ज़े में देने की बात कर रहे हैं, बड़े नियम की बात कर रहे हैं। लखनऊ में शहीद पथ है, आप भी कई बार एयरपोर्ट पे गए होंगे तो उसी सड़क से निकल के गए हाँ, हाँ, होंगे। हाँ, तो मेदांता अस्पताल से अगर आप वापस आएँगे शहर की तरफ, तो उसको बाईपास जोड़ना था, हाँ। नीचे से निकाल के और सड़क को जोड़ना था। लेकिन जब सड़क सीधे जोड़ी तो एक डीपीएस स्कूल पड़ गया बीच में, क्या दिल्ली पड़ गया पब्लिक बीच में? डीपीएस स्कूल, दिल्ली हाँ, पब्लिक स्कूल। हाँ, डीपीएस पड़ और गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने आधी सड़क से ज़्यादा कब्ज़ा कर रखा था। हुँ, अब वो कायदे से वो सड़क डीप जो कब्ज़ा है वो तोड़कर सड़क बना देनी चाहिए थी। हुँ, हुँ, लेकिन मैं भी आपको बताऊँगा कि डीपीएस स्कूल है किसका, तो सड़क टेढ़ी की गई, हुँ, जिससे डीपीएस स्कूल की बाउंड्री ना छू जाए। अच्छा, और मेरी जानकारी के मुताबिक डीपीएस स्कूल जो है वो इन्हीं जगदम्बिका पाल साहब का अरे वाह! है। दस्तावेज़ मैंने अभी मँगाए हैं अभी और हटिया भी अच्छा, माँगे हैं। तो हाँ, अपना स्कूल जो चलाओगे, वो हाँ, सड़क घेर के, सड़क की हाँ, ज़मीन पे कर चलाओगे। एक बार मैंने इनके और प्रॉपर्टी की खबर छाप दी थी। हाँ,
इनके जो उन्होंने कब्जे किए थे उसकी शिकायत हुई थी, मैंने खबर छाप दी थी। हुँ, अगले दिन 2 दिन बाद इनके वकील ने मुझे नोटिस भेजा कि वो 2 करोड़ की मानहानि का। हुँ, तो मैंने वकील को जवाब दिया कि आप मानहानि करिए, मतलब हम तो चाहते हैं आप आइए अदालत में। हम हुँ, दस्तावेज़ ढेर रखें कि आपने कहाँ-कहाँ कब्जे किए, हमने किस आधार पे खबर लिखी। तो हुँ, दोबारा वो अदालत तो गए नहीं हमारी खबर के बाद। हुँ, लेकिन दुनिया भर के कब्जे हटा रहे हैं, अपना स्कूल उन्होंने ऐसे बना रखा है, ये तो है जरदम का साल। एक दिन के हुँ, मुख्यमंत्री थे वो, क्या-क्या कानून का पालन हुआ पूरे देश ने देखा। एक और मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ कि ये जो आज की टिप्पणियाँ हैं, जी, ये सरकार को बहुत चिंतित करेंगी और सोशल मीडिया पे सरकार की खिंचाई भी हो रही है। हुँ, मैं तो हाथ जोड़ के दुआ कर रहा था कि कोई होता है ना कि जब कोई ऐसी सरकार की फज्जियत वाली खबर होती है, हुँ, तो एक बड़ी खबर आ जाती है। कहीं से दंगे की खबर आ जाती है, कहीं से पॉलिटिकल खबर आ जाती है। जिससे गोदी मीडिया को जोशी साहब एक पर्ची भेज देती हैं, फ़ोन कर देती हैं, मैसेज कर देती हैं कि अब इस खबर पे बुलेटिन चलाओ। तो आपको लगता है कि अगले कुछ घंटों बाद कोई एक बड़ी खबर आ जाएगी? बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा में पकड़े गए हैं आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें से जो 150 लोग पकड़े गए हैं, उन्हें बंगाली आती नहीं है। उन्होंने अपने बयान हिंदी में दिए। ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाया कि कहाँ से लोग आए थे और क्या करने आए थे। लगता है कि आपको इस खबर को प्लांट करने के लिए कोई बड़ी खबर आ सकती है? भाई एक खबर तो शुरू से ही चलाई जा रही है, इसको जो ईडी के ज़रिए गांधी फैमिली के ऊपर हमला किया गया है, तो वो तो खबर इसीलिए चलाई जा रही है, उस मामले में कोई दम नहीं है। मामला बिल्कुल अदालत में फुस हो जाएगा, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एक 13 साल पुराना, 12 साल पुराना मसला जो है ना, 2012 13 साल पुराना मसला, 2020 तक तो सुब्रमण्यम स्वामी उसका मुकदमा लड़ते रहे हैं। एक तो उसके ज़रिए इस पूरे मामले को स्पिन देने की कोशिश की जा रही है। अब हो सकता है कि बंगाल के ऊपर कोई हस्तक्षेप करें, वहाँ पे कुछ करें तो उसके ज़रिए उसमें कोई स्पिन देने की कोशिश हो। लेकिन इससे इससे काम चलेगा नहीं देखिए। इस प्रकार चलेगा। के जो मैनेजमेंट होते हैं, हेडलाइन प्रबंधन होते हैं जो सुर्खियों को प्रबंधित किया जाता है, इससे बहुत थोड़ी देर के लिए ही राहत मिलती है, क्षण भर की राहत मिलती है। क्योंकि मसला जो है वो आप देखिए अब राहुल गांधी ने तय कर ली रा राहुल खबर आ रही है कि राहुल गांधी इसमें किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं हमें जेल भेजना हो जेल भेज दो। सोनिया गांधी भी जेल जाने के लिए तैयार हैं और सरकार जानती है कि अगर ये नेता जेल चले गए और सरकार ने गलती से इनको जेल में बंद कर दिया, तो इनके पक्ष में इतनी ज़्यादा हमदर्दी उमड़ेगी कि सरकार के लिए फिर अपने खिलाफ चल रही लहर को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। भाई ये तो एक ऐसा मसला है जिसके अंदर सारी चीज़ें नोशनल अ, उसके अंदाज के ऊपर चल रही हैं। भाई कांग्रेस का अखबार है, कांग्रेस की संस्था है, वो संस्था भी कांग्रेस की है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये इस संपत्ति को घोट जाना चाहती है और वो संस्था भी कांग्रेस की है जिसकी संपत्ति बताई जा रही है। उसमें भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और महासचिव हैं, उसमें भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और महासचिव हैं। मतलब ये पूरा मामला इस तरीके का है, वो ना 1 पैसे की संपत्ति बेची जा सकती है, ना 1 पैसे की संपत्ति किराए पे उठाई जा सकती है, ना किराए का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी तरह से उसका उपभोग भी नहीं किया जा सकता उसका किसी भी तरीके से। अपने खाते में नहीं डाली सकती, कुछ नहीं हो सकता उसमें। एक बिल्कुल एक मसले में एक तकनीकी किस्म के मसले को बना के ये पूरा का पूरा प्रपंच बनाया जा रहा है। तो ये सब बातें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इस जबरदस्त स्पिन दिया जाए पूरे मसले को। अब यहाँ समस्या ये है कि आप वक़्फ का कानून बनाकर मुझे लगता है कि सरकार कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा फँसा हुआ महसूस करती है। जैसे-जैसे दिन गुज़रेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सरकार काफ़ी फँसा हुआ महसूस करेगी। उधर राज्यपाल वाले सवाल में पहले से ही सरकार फँसी हुई थी। क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। किस तरीके से कोई कानून जो है ना, वो लागू किए हुए पारित हुए माने जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट में उसने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्तियाँ प्रदान कर देता है। इसीलिए वो राष्ट्रपति को भी निर्देश दे दिया उन्होंने। इसी बात पे राष्ट्र इसी बात पे धनखड़ साहब ने ये सब कहा है, जो उनको जो कि ये एटॉमिक मिसाइल है, जिसको हम लोगों पे चला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट। मुझे तो वो धनखड़ साहब का वो चेहरा याद है ना आपको मोदी जी के सामने यूँ हाथ जोड़ के बाद में बड़े नाराज़ हो गए थे वो कि
तो उन धनखड़ साहब ने तो जो इतनी नैतिकता की, जितनी मर्यादा की, जितनी इज़्ज़त तार-तार हो सकती है, हुँ, उससे करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। मुझे लगता है कोई भी उपराष्ट्रपति इतना ज़्यादा अपने पद को बदनाम नहीं किया होगा किसी ने। जितने धनखड़ साहब एक-एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं, जो फजीयत करा रहे हैं उस पद की, वो ऐतिहासिक है उनके पद को लेकर, उनके धनखड़ आस साहब ये दिखाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा उनका कोई वफ़ादार नहीं है। इसलिए इसी 2029 से पहले नए राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा, नए उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। हुँ, तो उनका तो मानना ये है, मतलब उनकी कोशिश पूरी ये है कि उनको उपराष्ट्रपति से पदोन्नति करके राष्ट्रपति उनको बना दिया जाए। अब इससे ज़्यादा तो एक बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद और उससे ज़्यादा बड़ा पद तो कोई है नहीं। तो पूरी तरीके से उनकी पेशबंदी यही है कि उनको उन्होंने जो राज्यपाल के पद पर जो कलाबाजियाँ खाई थी, उसकी वजह से उन्हें ये इनाम मिला और अब यहाँ पे जो कलाबाजियाँ खा रहे हैं, उसकी वजह से दूसरे इनाम के कोशिश में हैं। यही सब चल गडकरी रहा है। गडकरी जी के एक चाहने वाले का फ़ोन आया मेरे पास हुँ, राष्ट्रपति के लिए। बोला हुँ, आपको पता है कि अगले राष्ट्रपति मोदी भी हो सकते हैं? मैंने कहा कुछ भी हो सकता है इस देश में। तो वो रिटायरमेंट के बाद प्लान के बाद वहाँ ये नाम भी चल रहा है कि साहब मोदी साहब करेंगे तो क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद? नहीं मोदी अ, तो राष्ट्रपति हो सकते हैं। मतलब मैं इस बात मैं ये लेकिन नहीं कह मुझे सकता कि मोदी जी ही राष्ट्रपति अभय होंगे। अभय जी मुझे एक वो बात बताइए, ईमानदारी से आप हाँ, मुझसे ज़्यादा राजनीति को जानते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट डलवाए जाएँगे, हुँ, हुँ, विपक्ष का तो कोई होगा नहीं और मोदी जी की अपनी पार्टी में क्या हुँ। अमित शाह के अलावा कोई और नेता ऐसा है जो उनको मन से वोट दे दे? अगर मान लीजिए 20 एमपीओ ने गच्चा कर दिया, तो मोदी साहब असल अगर में लड़ ये अगर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही होगा, अगर ये होगा, तो इसके पहले पूरी योजना होगी मतलब पूरा एक सौ एक ये एक पैकेज होगा। ये पूरा एक सौदा होगा, इसको पूरी तरीके से 3, 4, 5, 6 महीने लगा के इसको पूरी तरीके से नियोजित किया जाएगा। सब लेकिन चीज़ें वो सेट की जाएँगी, सारी गोटियाँ सेट की जाएँगी, वो इस तरीके से होगा। लेकिन क्योंकि एक वो अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई, तो फिर तो कहीं बहुत ही बदनामी होगी, सब खेल ही खत्म हो जाएगा, सारी बेइज्जती हो जाएगी इसमें गड़बड़ हुई तो। वो एक लेकिन एक कहावत है ना कि जब बुरा वक़्त होता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। हाँ, हाँ, वो ऐसे इस सब समय जैसे देखिए वो तो सब इस कुछ समय सकता है राजनीति में। हाँ, जैसे इस समय जो एक के बाद एक मोदी जी की फजीयत हो रही है, तो इस बीच में दुनिया में वो कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, डंका बज रहा है। द डंके का उदाहरण है कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया में 76 थी। हुँ, हम 76वें नंबर पे थे कि हमारा हुँ, पासपोर्ट की औकात इतनी है, 76वें नंबर हुँ, पे हैं। हुँ, मोदी जी आ गए, विश्व गुरु बन गए, पूरी दुनिया में डंका बज गया। तो जब हम हुँ। 76 पे थे तो वो अब हम 149 पर आ गए हैं। आप सोचिए 149 नंबर कांग्रेस सरकार ने संजय जी दुनिया आप समझ नहीं रहे हैं, किसी तरह बढ़ोतरी हुई है, हाँ, चाहे इधर से करके हुई है, चाहे उधर से करके हुई है। मतलब बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? आप बीमारी आप इस तरीके से आप देखिए प्रशंसा कीजिए। मुझे याद है वो अमेरिका में जो हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें जब नरेंद्र मोदी उनका हाथ पकड़ के तेज़ी से चक्कर लगा रहे थे और वो अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगा रहे थे, तो हमारी बगल में गोपाल जी बैठे हुए थे सीएनबीसी आवाज़ पर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या ये अमेरिका में कितना शानदार कल्चर है, कितनी तारीफ़ करते हैं ये लोग। हमारे यहाँ आलोचना कर मेरे ऊपर छींटा-कशी कर रहे थे। हमारे यहाँ आलोचना की जाती है, यहाँ भी इसी तरह की तारीफ़ें होनी चाहिए। आप भी वो संस्कृति अपनाइए। नहीं अगर हम अपना ऊपर नहीं नंबर बढ़ रहा है, तो नीचे की तरफ तो बढ़ रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ नंबर ही नहीं बढ़ा। Idex Active Muscle Care. दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा टाइम मैगज़ीन में छपने के लिए मोदी जी बड़े परेशान थे, आपको याद होगा केजरीवाल छप गए थे, मोदी जी नहीं छप पाए थे, बड़े हुँ, दुखी थे, फिर टाइम मैगज़ीन में आए। अब टाइम मैगज़ीन वालों ने कमाल कर दिया, जो 100 लोग 2025 के सबसे प्रभावशाली 100 लोग हैं, उसमें से एक भी भारतीय नहीं है। मोदी जी हुँ, तो छोड़ो कोई भी नहीं है हुँ, और उन 100 लोगों में सबसे प्रभावशाली लोगों में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, जो हुँ। जो यूनुस साहब जिससे हमारे यूनुस देश हाँ, हाँ, जिससे हमारे देश के सब लोग चुने, कोई भारतीय नहीं है। अब आप सोचिए डंका पासपोर्ट में बज रहा है, डंका इतना बज रहा है कि दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में कोई भारत का आदमी नहीं। अब क्या करें टाइम मैगज़ीन को बायकॉट कर दें? कहते हैं टाइम मैगज़ीन बहुत खराब मैगज़ीन है। नहीं, आपके खिलाफ ये तर्क आसानी से दिया जा सकता है कि आप हुँ, इतनी ज़्यादा अमेरिका द्वारा दी गई सनद से इतने प्रभावित क्यों होते हैं? हाँ।
बात तो सही है। अमेरिका ये मतलब जो विदेशी हाथ भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप करता है, ये उसका सही। सबूत है। हाँ, हाँ, वो तो अच्छा है कि वो जॉर्ज जॉर्ज सोरोस से हमारा कोई नाता दोस्ती-वोस्ती कोई फ़ोन-वोन कभी हाँ, नहीं आया जॉर्ज सोरोस का।